सो आज बात करेंगे OMR वर्सेस CBT, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो CBT मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन होता है दैट इज़ बेटर देन OMR बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। लेकिन आज मैं आपसे इन दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा और लास्ट में मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि OMR इज़ बेटर देन CBT। बट वो मैं आपको फुल डिस्क्राइब करूँगा और बताऊँगा कि CBT में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और OMR में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो प्रॉब्लम्स OMR में हैं वो टैकल की जा सकती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम CBT में है वो टैकल नहीं की जा सकती हैं। OMR बेस्ड एग्ज़ामिनेशन का एक सल्यूशन निकल सकता है, लेकिन CBT जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या अगर उसमें कोई धांधली है तो उसका सल्यूशन बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं विद फैक्ट्स आपके साथ बात करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में अपनी राय रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एग्ज़ाम अटेंड किया था लास्ट ईयर। वो था एक्सटेंशन एजुकेटर का, जो कि JKSSB ने कंडक्ट करवाया था, और ये एग्ज़ाम था CBT बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था ये, और ये मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था। और ये एग्ज़ाम आई थिंक अगस्त के मंथ में हुआ था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्या प्रॉब्लम मुझे फेस हुई। गाइस, इसमें जो एक तो ये परसेंटाइल बेस्ड होता है, ठीक है। जो मेरी मेरे मेरे मार्क्स थे, जो मेरे रॉ मार्क्स इसमें बन रहे थे, इसमें एक्चुअली दो आंसर कीज़ आई। पहली आंसर की जो आई तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरे मार्क्स बन रहे थे वो आई थिंक 80, अराउंड 80 या 82 समथिंग बन रहे थे। और जब दूसरी मार्कशीट आई तो मेरे मार्क्स जो थे वो 84 पॉइंट समथिंग, 84 या 85 के अराउंड बने। तो यानी टोटल मेरे 88 क्वेश्चन ठीक थे। जो दूसरी आंसर की आई उसके मुताबिक आउट ऑफ 120 शायद मैंने 113 या 116 समथिंग अटेम्प्ट किए थे, जो कि 96 परसेंटाइल समथिंग बनती थी। जो मेरी परसेंटाइल इसमें आई थी वो 96% समथिंग परसेंटाइल आई थी, और इसमें 3 या 4 ही सीट्स थी, इसलिए जो इसका मेरिट था वो काफ़ी हाई गया था। तो अब आज मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि जो पहली आंसर की आई थी, सुनिए ध्यान से, जो पहली आंसर की आई थी मेरी, उसमें जो मैंने आंसर टिक किए थे ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आंसर मैंने टिक किए थे ना वो मैंने सही टिक किए थे, लेकिन जब वो आंसर की आई उसमें वो आंसर ही बदल गए थे। यानी जो मैं आंसर टिक करके आया था, मार्क करके आया था, तो वो आंसर ही बदल गए थे। तो गाइस, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है। और जब मैंने वो देखी, जब वो आंसर की देखी अपनी, अब वो आंसर की तो मेरी ही थी। अब उसमें जो आंसर लगे हुए थे वो मुझे याद तो आ रहा था, यार मुझे याद आ रहा था कि भाई मैंने ये आंसर टिक नहीं किया था, मैंने तो ये आंसर टिक टिक किया था। लेकिन अब ये होता है ना कि इंसान शक में पड़ जाता है। इंसान बोलता है हो सकता है यार मुझे ध्यान ना रहा हो सकता है मैंने यही आंसर मार्क किया हो, और मुझे लग रहा हो कि मैंने कोई और आंसर मार्क किया है। तो OMR में क्या होता है, OMR में आपके पास आपकी शीट होती है, ठीक है। जो कार्बन कॉपी होती है उस पे आपका पूरा डाटा होता है। उस पे आपको, अगर आप भूल भी जाओ तो भी आपको आपके सामने होता है कि भाई आपने क्या मार्क किया है और क्या नहीं मार्क किया है। लेकिन CBT में याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर याद भी रह जाए तो उसको प्रूव कैसे करोगे आप। ये मैं अभी आपको विद प्रूफ सारी डिटेल्स दूंगा। तो फिर कुछ दिन के बाद मैंने रिप्रेजेंटेशन डाली, मतलब बच्चों ने भी रिप्रेजेंटेशन डाली। तो कुछ दिन के बाद सेकंड आंसर की आई और उसमें जो मेरे आंसर थे वो वही शो हो रहे थे जो मैं मार्क करके आया था। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो मैं सोच रहा था, जो मैं आंसर सोच रहा था कि मैंने ये आंसर लगा के आया हूँ, वो बिल्कुल सही सोच रहा था। एक्चुअली जो पहली आंसर की आई थी उसमें मेरे आंसर ही गलत हो गए थे, उसमें मेरे आंसर ही बदल दिए गए थे। और जब सेकंड आंसर की आई तो उसमें वो रेक्टिफाई कर दिया गया। चलो, उसके लिए मैं JKSSB का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने वो रेक्टिफिकेशन किया। लेकिन मैं यहाँ ये बात प्रूव करना चाहता हूँ कि CBT एग्ज़ामिनेशन इज़ आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम एरर्स। तो इसमें भी धांधली हो सकती है, इसमें भी मैनिपुलेशन हो सकता है। और अगर इसमें मैनिपुलेशन होता है तो उसको प्रूव कर पाना बड़ा मुश्किल है। और फिर
इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इतना ज़्यादा इतना वेग होता है और इसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं कि इसको परफेक्टली प्रूव कर पाना मुश्किल है। इसमें जो एक कंपटीशन होता है ना, ये जो परसेंटाइल बेसिस होती है, इसमें कंपटीशन को एग्जैक्टली प्रूव कर पाना या एग्जैक्टली जो कंपटीशन होता है उसको एग्जैक्टली उसके साथ जस्टिस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और अभी लास्ट ईयर एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन हुई थी, तो उस पे कैंडिडेट्स बेचारे जो थे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारा कि उस पे कितना बेचारों को कितना सफ़र करना पड़ा था। तो ये जो बोल रहे हैं सीबीटी, ये जो बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में जो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है वो है सी, ठीक है। और इन्होंने इन्होंने यहाँ पे ये शो किया है कि चूज़न ऑप्शन इन्होंने बी शो किया है, लेकिन मुझे याद था कि मैंने सी पे मार्क किया है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आता था। लेकिन अब इन्होंने ये ऐसी आंसर की निकाली तो मुझे लगा पता नहीं, शायद हो सकता है मुझे मेरी गलतफहमी हो। ओएमआर में क्या फ़ायदा रहता है कि आपके पास एक कार्बन कॉपी रहती है, उसमें आपको आपके पास सारी डिटेल्स रहती हैं, चाहे आप भूल भी जाओ तो भी आपके पास एक प्रूफ रहता है कि भाई देखो ये मैंने मार्क किया है। अब अगला देखो, यहाँ पे भी जो ये शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि जो चूज़न ऑप्शन है वो सी है और जो करेक्ट आंसर है वो डी है। लेकिन मैंने जो चूज़ किया था, मैंने चूज़ डी ही किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे आंसर बदल दिया है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में ये शो कर रहे हैं कि बी जो है वो मेरा चूज़न ऑप्शन है और जो सी है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन मैंने जो चूज़ किया था वो सी किया था। लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको दूसरी आंसर की दिखाता हूँ, जो इन्होंने रिवाइज आंसर की फिर इसके बाद अपलोड करी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए ये रिवाइज्ड आंसर की है। इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें अब इन्होंने वो मेरा आंसर करेक्ट कर दिया है। जो मैंने चूज़ किया था, मैंने डी चूज़ किया था, तो इसमें ये वही शो कर रहे हैं। और 26 को आप देख सकते हो, इसमें भी वही शो हो रहा है, बिल्कुल सेम। और और इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में जो सी ऑप्शन है एग्जॉस्टेड, वही मैंने चूज़ किया था और इसमें इन्होंने इसको करेक्ट किया। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए ये पुरानी आंसर की है, ठीक है, जो इन्होंने पहले आंसर की जो अपलोड करी थी। इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द फ्रेज रैन आउट मीन, है ना। और क्वेश्चन नंबर 34 आप ये पढ़ लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो दूसरी आंसर की अपलोड करी है, इसमें इन्होंने इस इनकी इन क्वेश्चंस की नंबरिंग ही चेंज कर दी है। आप ज़रा ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस इंसिडेंट। अब हम दूसरी आंसर की पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 पे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए। देखिए अब ये दूसरी आंसर की है, ये जो नई आंसर की इन्होंने बाद में अपलोड करी। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, वाई वॉज ओकलैंड नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद एनी म्यूचुअल एड रिसोर्सेज। यानी इन्होंने क्वेश्चंस की नंबरिंग भी चेंज कर दी है। जो 32 को जो जो पहले 33 या 34 पे था उसको 32 पे कर दिया। और ये देखिए ये जो 34 वाला क्वेश्चन है, शायद ये 33 पे था पहले। यानी ये जो सीबीटी है और जो ये आंसर की जो ये अपलोड करते हैं, ये भी कोई एरर फ्री नहीं है और इसमें भी मैनिपुलेशन हो सकता है। अब मुझे बताइए, अगर किसी ने धांधली करनी हो, कोई मैनिपुलेट करे, तो क्या ये पूरी की पूरी आंसर की के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। किसी किसी के अगर इन्होंने नंबर बढ़वाने हों तो उसके जो गलत ऑप्शंस होंगे क्या उनको सही नहीं किया जा सकता। तो आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो आपको आंसर की पकड़ा दी। अब अगर आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट तो आपसे यही पूछेगा ना, आप अपनी आंसर की दिखाओ। जब आप अपनी आंसर की दिखाओगे तो उसके साथ छेड़छाड़ हुई होगी, लेकिन प्रूफ तो वही है। लेकिन ओएमआर में क्या है, ओएमआर में आपके पास कार्बन कॉपी है, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और अगर छेड़छाड़ की गई तो वो पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो गाइज, इसीलिए मुझे लगता है कि ओएमआर इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज कंपेयर टू दिस सीबीटी एग्जामिनेशन का पेपर था। सो अब देखिए, अब जो
नॉर्मलाइजेशन है, जो पिछले साल एसएससी में नॉर्मलाइजेशन हुई थी, उसका क्या कबाड़ा हुआ था और कैसे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, उसको देखिए। नॉर्मलाइजेशन ने सारी काया पलट कर दी है और जिनका 18 तारीख का पेपर था उनकी तो नींद उड़ गई है पूरी तरीके से, बच्चे डिप्रेशन में आ गए होंगे। एसएससी ने एक तो कई महीनों में रिजल्ट दिया और रिजल्ट के नाम पे जो उन्होंने कबाड़ा भर दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने फॉर्मूला फॉर्मूले में नंबर डाले और घर से जो कुछ निकला वो उन्होंने रिजल्ट में डाल दिया। ना तो उन्होंने कुछ मैनुअली चेक किया कि क्या हुआ है, क्या मतलब है, कैसे नंबर गए हैं, कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मतलब जो बच्चा स्कोर लाने लायक उसके नंबर बढ़कर 250 हो गए, 100 नंबर का गैप हो, 150 स्कोर लाने लायक उसके नंबर बढ़कर 250 हो गए, 100 नंबर का गैप हो गया, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं बचा है। एसएससी ने खुला खुला स्कैम करा है, बहुत सारे बच्चे नाराज हो रहे हैं। अब तो इस पे तो गाइज़, इस पे मैं अब ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं कि क्या सही और क्या गलत है। आप खुद ही देख सकते हो कि किस तरह से जो ये चीज़ें हैं, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे बस यही बोलना था कि जो ओएमआर है वो बेस्ट है। ओएमआर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर हम कंपेयर करें सीबीटी से, तो ओएमआर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं मानता हूँ कि होती हैं धांधलियाँ होती हैं, लेकिन ये धांधलियाँ पकड़ी भी जाती हैं। ओएमआर में धांधलियाँ पकड़ भी सकते हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है सीबीटी में, उसको तो कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है। उसको कौन पकड़ेगा, क्योंकि वो तो भाई नॉर्मलाइजेशन हुई है। अच्छा, जो उसमें आंसर की मिलती है उसके साथ क्या छेड़छाड़ हुई है, उसको कौन पकड़ेगा। लेकिन ओएमआर में एटलीस्ट आपके पास कार्बन कॉपी है, आपके पास प्रूफ है। तो गाइज़, मुझे लगता है कि ओएमआर इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर हम कंपेयर करें उसको सीबीटी से। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं, आपको क्या लगता है। थैंक यू।